अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रिवेंशन में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जिसे फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर भी कहते हैं, क्या होता है इसमें अगर बोन पहले से वीकनेस है किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो उस पर अगर हल्का सा भी स्ट्रेस जाएगा तो बोन जो है ना वहाँ से टूट जाएगी। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की साइड देख लेते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की मोस्ट कॉमनली ये वर्टिब्रा, हिप्स, रिस्ट एंड रिब्स में होता है। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, हमें पता है कि अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम करवा रहे होते हैं, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने पेशेंट को बहुत थ्रोली एग्ज़ामिन करना होता है और एक एक्सरसाइज प्रोग्राम उनके लिए डिज़ाइन करना होता है जो सेफ़ भी हो। अगर ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें ऑस्टियोप्रोसिस की हिस्ट्री हो और यानी कि और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस, तो अगर कोई साइन नहीं है पैथोलॉजी के या है ऑस्टियोप्रोसिस के, तो थेरेपिस्ट जो है ना उसके पास इतने फैक्टर्स होने चाहिए कि वो रिकग्नाइज़ कर सके कि ये पेशेंट जो है ऑस्टियोप्रोसिस के रिस्क पर है। तो अब हम जो देखेंगे सबसे पहले वो ऑस्टियोप्रोसिस को देखेंगे। अब जो ऑस्टियोप्रोसिस है ये एक सिस्टेमिक स्केलेटल डिजीज़ है जिसमें हमारी जो मिनरलाइज बोन है वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है बोन रिजॉर्प्शन एंड बॉल फॉर्मेशन में, लीडिंग टू फ्रैजिलिटी ऑफ बोन्स, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं वो कम हो गए हैं जिन्होंने बोन्स को बनाना है, और ऑस्टियोक्लास्ट्स जिन्होंने बोन को तोड़ना है वो हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है। यहाँ हम एक्सरसाइज प्रोग्राम देखेंगे, ट्रेनिंग गाइडलाइंस देखेंगे उन पेशेंट में जहाँ पे रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो। तो फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करवानी, हाई वेट ट्रेनिंग भी नहीं देनी। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस हमने जो है स्टार्ट करना है 40 to 60% ऑफ 1 RM तक को, और प्रोग्रेस कर देना है मॉडरेट पे जो कि 60 to 80% ऑफ 1 RM। रिपीटिशन एंड सेट्स क्या है, हमने इनिशियली परफॉर्म करना है 1 सेट ऑफ एक्सरसाइज और रिपीट करनी है 8 to 12 वीक, और कितनी देर देना है, और पहले 6 से लेकर 8 हफ्तों तक हमने यही इसी पे चलाना है। फिर हमने प्रोग्रेस कर देना है इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ग्रेजुअली। तो हमने जो है ना इवेंचुअली वर्क करना है 3 से 4 सेट करवाने स्टार्ट करने हैं ईच एक्सरसाइज के, और इंटेंसिटी हमारी मॉडरेट होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि वेट लिफ्टिंग सिर्फ 2 से 3 दफ़ा हमने करवानी है एक्सरसाइजेस वेट लिफ्टिंग वाली एक हफ्ते में। अब है हमारे पास टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने सबसे पहले वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ हमने उसको प्रोग्रेस करवा देना है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र भी रखना है। जैसे हमने हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ सच एज जंपिंग और हॉपिंग नहीं करवानी। हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है वेट बेयरिंग्स में, लेकिन पोस्चर्स वेट बेयरिंग हो, लो इम्पैक्ट हो, जैसे लुंजीज हो गई, स्टेप अप स्टेप डाउन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो हैंडल वेट्स हो सकते हैं, वेटेड वेस्ट हो सकता है, और इलास्टिक रेजिस्टेंस हो सकती है। जो हाई वेलोसिटी मूवमेंट ऑफ द स्पाइन और एक्सट्रीमिटीज़ भी नहीं करवा। इसी तरह हमने ट्रंक फ्लेक्शन विद रोटेशन नहीं करवानी, एंड ब्रेज रेजिस्टेड फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन नहीं करवानी, क्योंकि ये एक्सेसिव लोड बेस कर देती हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा पे, जिसकी वजह से कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाता है और वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रा भी हो सकती है और लॉस ऑफ हाइट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर हम लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करवानी। तो हमने लोअर एक्सट्रीमिटी पे वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व टॉर्शनल मूवमेंट्स ऑफ द हिप, पार्टिकुलरली इफ देयर इज़ एविडेंस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर है, तब तो हमने बिल्कुल भी नहीं करवानी टॉर्शनल मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज। लॉस अच्छा, हमने स्टैंडिंग में के अंदर जो है ना लॉस ऑफ बैलेंस को भी प्रिवेंट करना है, और पेशेंट को जो है ना काउंटर टॉप जैसी चीज़ की सरफेस पे साथ स्टेबल करवाना है, और अगर हाई रिस्क ऑफ फॉल है और हिस्ट्री ऑफ फॉल्स है तो हमने चेयर के ऊपर एक्सरसाइज करवानी है वेट बेयरिंग पोजीशन में और स्पाइन को इन्वॉल्व करके।
नेक्स्ट हो सकता है हमने ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज करवानी है, लेकिन पार्टिसिपेंट इंस्ट्रक्टर रेशियो लो होनी चाहिए, और जो पेशेंट हैं वो हाई रिस्क फॉर फॉलिंग और विद द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस फ्रैक्चर हैं, तो उनमें ये डायरेक्ट सुपरविज़न होनी चाहिए। और दूसरे ट्रेनर को भी हमने बताना है कि इनमें ये इश्यूज़ हैं, और साथ साथ तो उनके साथ भी हमने कांटेक्ट में रहना है और सुपरवाइज़र्स के साथ, और ताकि जो है ना इसका ट्रीटमेंट अच्छा से हो सके।